हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 टू 43, इसके वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। प्ले लिस्ट का नाम है आरआरबी एनटीपीसी साइंस 2024। आपको पहले नंबर पर ही मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? ऑप्शंस हैं मोनेरा, कवक, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए थोड़े से हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। और ऑप्शंस की अगर बात उदाहरण की अगर हम बात करें तो यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। चलिए प्रोटिस्टा के बारे में थोड़े से और डिटेल में बातें कर लेते हैं। ठीक है। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण RH विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण में किया गया था। इनमें ऐसे जीव शामिल है जो न तो पौधे हैं, न जानवर, न कवक, बल्कि एक अलग समूह में इनको क्या किया गया है? रख दिया गया है। प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत इनकी विशेषताएं, इनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कोशिका का प्रकार की अगर बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब कुछ और होगा। तो देखो, यूकैरियोटिक अगर हम सेल को कैटेगराइज करने की बात करें तो सेल को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं तो जो पुराने जमाने की सेल्स होती हैं, कहने का मतलब यह है कि उनके अंदर केंद्रक मतलब न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनली मतलब कोशिकांग अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। ठीक है। और यूकैरियोटिक में जिनके अंदर न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनली अच्छे से डेवलप हों और सेल ऑर्गेनली के चारों तरफ ऑर्गेनली मेम्ब्रेन भी अवेलेबल हो, वो भी अच्छे से डेवलप हो। ठीक है। तो वो कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। ठीक है। संरचना की अगर हम बात करते हैं तो एक कोशिकीय, लेकिन कुछ बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। पोषण की बात करते हैं तो ये इनके अंदर इन प्रोटिस्टा के अंदर दोनों तरह के पोषण पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है। स्वपोषी का क्या मतलब होता है? ऐसे जीव जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। कहने का मतलब ये अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना खाना क्या करते हैं? खुद ही बनाते हैं। वो स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में प्लांट्स भी रख सकते हैं। प्लांट भी क्या प्लांट होते हैं। विषमपोषी की अगर बात करते हैं तो परपोषी यानी किसी और पर डिपेंड होना, वो क्या होता है? विषमपोषी, जिसको हम इंग्लिश में हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है। आवास की बात करते हैं तो रहने की जगह क्या है? मिट्टी है, नम मिट्टी, और शरीर के अंदर जैसे विविध आवासों में पाए जाते हैं। प्रजनन की बात करते हैं तो अलैंगिक एंड लैंगिक मतलब सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन इनमें होता है। प्रोटिस्टा के उदाहरण की बात करते हैं तो एक देखो, कई तरीके से अगर है यहाँ पर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो यूग्लिना हो जाएगा, डायटम्स हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब परपोषी होते हैं यानी हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इनका नेचर क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक। परपोषी का मतलब होता है ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो स्लाइम हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोनेरा, ये ऑप्शंस की बात हम कर रहे हैं। मोनेरा की अगर बात करते हैं तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। इन जीवों में कोई सुख संगठित प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनका न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनली अच्छे से डेवलप नहीं होता है, या यूं कह लो कि पुराने जमाने यानी इनिशियल स्टार्ट यानी लाइफ जब स्टार्ट हो रही होगी उस समय की कोशिकाएं हैं वो अभी भी वैसे ही चली आ रही हैं। वो अपने अंदर कोई ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए, यानी उनका ज्यादा डेवलपमेंट यानी ग्रोथ नहीं हो पाया है। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करते थे इनके अंदर क्या नहीं होता है? देखो, जो कोशिकांग होता है, कोशिकांग का मतलब क्या होता है? सेल ऑर्गेनली इनके इनके जो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली मेम्ब्रेन होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है। ऑर्गेनली मेम्ब्रेन क्या होता है? तो
एक पतली सी झिल्ली होती है, अगर आपको अभी देखे होंगे क्या बोलते हैं, सांप को अगर देखे होंगे तो वो कभी वो क्या करता है, वो एक पतली सी लेयर अपने शरीर से निकाल देता है, कभी ऐसा अगर देखे होंगे टीवी वगैरह में या कहीं पर भी, तो शायद इसी तरीके का उनके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है बट लाइक उसी तरीके से होता है, ठीक है। प्याज में आप अच्छे तरह से देख सकते हैं, प्याज की एक पतली सी लेयर, नहीं तो प्याज में हमको क्या देखने को मिल जाता है, प्याज में हमको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन मिलेगा वो, और सेल वॉल देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सेल ऑर्गेनेली के को देखने के लिए हमें क्या करना, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, तो कोशिका का प्रकार देखो तो प्रोकैरियोटिक की बात होती है, किसकी बात चल रही है, मोनेरा की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, मोनेरा की। तो इसका ये जो सेल होते हैं, मतलब ये इनका प्रकार जो होता है, कोशिका का प्रकार जो होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो देखो अभी भी मैंने बात कर लिया, लेकिन केंद्रक और कोशिकांग झिल्लीबद्ध नहीं होते हैं, इसका मतलब इनके केंद्रक जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, और कोशिकांग यानी कोशिकांग बोले तो सेल ऑर्गेनली मेम्ब्रेन भी इसके चारों तरफ नहीं होते हैं, ठीक है। संरचना की अगर हम बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीव होते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती हैं, मतलब ये बैक्टीरिया में बात कर रहे हैं। पोषण की बात करते हैं तो ये भी दोनों तरह के होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। प्रजनन की बात करें तो मुख्यतः अलैंगिक प्रजनन होता है, मतलब इनका बॉडी क्या होता है, डिवीजन होता है, खुद ही डिवीजन होता है, द्विखंडन होता है। जीन स्थानांतरण की एक प्रक्रिया अगर देखें तो कैसा होता है, कुछ देखने कंजुगेशन कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, या ट्रांजैक्शन की बात करते के माध्यम से क्या होता है, आनुवांशिक विविधता आगे ट्रांसफर होती है। आवास की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ रहते हैं, जल, मृदा स्रोत, गर्म स्रोत, नमकीन पानी, यहाँ तक कि क्या के चरम परिस्थितियों में भी ये रह सकते हैं, मतलब इन्होंने ठीक ठाक अपने आप को डेवलप कर लिया है। चरम मतलब होता है एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हो गया एक्सट्रीम कोल्ड भी हो सकता है, एक्सट्रीम हॉट भी हो सकता है, ठीक है। मोनेरा के प्रमुख समूह की बात करते हैं तो इसमें देख लेते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया हो गया। आर्की बैक्टीरिया ये आदिम बैक्टीरिया के बैक्टीरिया भी कहलाती हैं। चरम परिस्थितियों में मतलब बहुत ही गर्म है, बहुत ही ठंडे में भी ये क्या कर सकती हैं, रह सकती हैं। नहीं नहीं, बहुत ही गर्म स्रोत अत्यधिक खारापन में रहते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो मेथेनोजेंस हो गया, और हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ये सब उसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। और उसको से यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं। सामान्य कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकैंस की बनी होती हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। और ये काम क्या करता है, तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन मतलब N2 को नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, यानी नाइट्रोजनीकरण बोलते हैं। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई। उदाहरण की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषी होता, मतलब प्रकाश संश्लेषी होता है, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, कहने का मतलब ये खाना खुद ही बना लेते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया हमारे आंतों में पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। वेस्ट चीजों को क्या करता है, ये जो भी वेस्ट चीजें होती हैं उनमें उनमें क्या कहते हैं वहां पर कोबालामाइन, ये क्या कहते हैं, सॉरी, इकोलाई बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में चीजें एक याद नहीं आ रही है मेरे, शायद ये जो है इकोलाई बैक्टीरिया जो है ये हमारे बॉडी में क्या बनाता है, शायद विटामिन B12 बनाता है, ठीक है। B12 कंफर्म कर लेना पड़ेगा एक बार, क्योंकि थोड़े से डाउट लग रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, और मतलब टिटनस वाला ये बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो ये है एनिमेलिया। और एनिमेलिया में देखें मतलब एनिमल कैटेगरी की बात की जा रही है। एनिमेलिया जगत में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक और विषमपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। ये जीव सक्रिय रूप से भोजन ग्रहण करते हैं और उनसे सॉरी उनमें उच्च स्तर का संगठन और गतिशीलता पाई जाती है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो कोशिका के प्रकार, इनके अंदर कैसी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक के बारे में ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, अनुपस्थित, क्योंकि एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं होते, इसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं।
और अगर प्लांट सेल होता तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, संरचना की अगर हम बात करते हैं तो सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये बहुत सारे मिलियन मिलियन ऑफ सेल से मिलकर ये क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, पोषण की बात करते हैं तो विषमपोषी होते हैं। भोजन के लिए भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग नहीं, जितने भी एनिमल हैं अगर देखें तो एनिमल दूसरे कहते हैं या तो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या किसी अदर एनिमल पर, अनदर एनिमल पर डिपेंड होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, विषमपोषी हो जाएंगे, यानी भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। प्रजनन की अगर बात करते हैं तो मुख्यतः है लैंगिक, कुछ में अलैंगिक प्रजनन भी देखा गया। जीवन चक्र में भ्रूणीय अवस्था होती है, कहने का मतलब यह है कि देखो गतिशीलता की अगर हम बात करते हैं तो अधिकांश प्राणियों में गतिशीलता होती है। कुछ अपवाद है जैसे स्पंज, जैसे पोरीफेरा, ये सब क्या है, अपवाद की कैटेगरी में आ जाएंगे। स्पंज यानी एग्जाम्पल की बात करें तो पोरीफेरा हो जाएगा। ठीक है, आवास की बात करते हैं तो इनके रहने का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जल परत, स्थल और वायुमंडल में के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमेलिया के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो एनिमेलिया को मुख्यतः वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी और इनवर्टिब्रेट्स मतलब अकशेरुकीय में वर्गीकृत किया गया है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स का मतलब होते हैं जिनके अंदर हड्डी वगैरह होती है, वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। जिनके अंदर हड्डी नहीं होती है वो हड्डी कह लो या तो क्या तो कह लो, जिसके अंदर बैकबोन होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, जिनके अंदर बैकबोन नहीं होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, बस ये हड्डी को ही वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स यानी बोन्स के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो अकशेरुकियों में देख लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। उदाहरण में देखें तो पोरीफेरा हो गया, निडारिया हो गया, जेलीफिश की बात कर रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो जाएगा, फ्लैट वॉर्म की बात करते हैं, नेमाटोडा हो जाएगा, गोल क्रीमी, मोलस्का यानी मोलस्का जो हो जाएगा, घोंघा और ऑक्टोपस की बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, कीट मकड़ी। ठीक है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, हड्डी से सिर्फ नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, मतलब बैकबोन जिनके अंदर नहीं होता वो अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जिनके अंदर होती है वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी और अंतः कंकाल मौजूद होता है। उदाहरण की बात लिए देख लें तो मछलियां हो जाएंगी, उभयचर एम्फीबियन हो जाएंगे, एम्फीबिया में मेढक। अच्छा, सरीसृप की बात, रेप्टाइल हो जाएंगे, रेप्टाइल में कौन कौन आएंगे, सांप, बिच्छू, छिपकली, ये सब आ जाएंगे। पक्षी की बात करते हैं एबीज, कबूतर, तोता। स्तनधारी की बात करते हैं तो मैमलिया मतलब शेर, मनुष्य, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 और इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और तब तक के लिए आप धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।